नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हमने फिर से वायसराय का ये भारत का गवर्नर जनरल वायसराय जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ों के बारे में फिर से हम लोग यहाँ बात करेंगे। पिछले वीडियो में आप देख पाए होंगे कि कुछ चीज़ आपको वहाँ देखने को मिला होगा और इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि उस वीडियो में अचानक आपको ऐसा लगा होगा कि ख़त्म हो गया वीडियो, पता भी नहीं चला है आपको। तो दरअसल बात यह है कि हमने जब रिकॉर्डिंग की थी तो उस समय हुआ यह था कि हम वो माइक का वायर लगाना भूल गए थे, इसलिए आवाज़ हमारा ख़राब हो गया था, जिस कारण से हमने कुछ पार्ट को काट के हटा दिया था। ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, उस चीज़ को फिर से आगे हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने आपको वायसराय के बारे में, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में बताए थे कि जैसे ही 1757 में हुआ, ये था प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब जो थे, बंगाल के नवाब को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने अपनी शासन वहाँ स्थापित की। तो बात यहाँ यह है कि अंग्रेज जो शासन स्थापित कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए किसी न किसी का नेतृत्व होगा। तो उस नेतृत्व में इन लोगों ने अपने अधिकारी को वहाँ नियुक्त करना शुरू किया, जिसमें पहला जो मतलब अधिकारी का पद आया था वो आया था बंगाल का गवर्नर। फिर उसी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसको बदल के, ठीक है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर 1833 का जो एक्ट आया था उसमें फिर से इसको बदल के अब वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। और फिर से 1858 में जो एक्ट आया था उस अधिनियम के तहत अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, तो अब ये कहलाएगा वायसराय। पहले जो भारत का गवर्नर जनरल होता था अब वायसराय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे यहाँ बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक है आगे विलियम बेंटिक का टॉपिक है। तो थोड़ी सी हम इस विलियम बेंटिक के बारे में चर्चा करते हैं कि विलियम बेंटिक जो है, ठीक है, इसके शासनकाल में क्या हुआ था। देखिए, तो विलियम बेंटिक के बारे में दो चार चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले विलियम बेंटिक के बारे में आप याद रखेंगे कि 1833 में इसके समय एक्ट आया था। ठीक है, 1833 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत जो है ना, ये जो भारत का मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका पद बदल के अब भारत का गवर्नर जनरल कर रहा है। तो भैया आपको याद रखनी है यहाँ पर कि अगर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ से बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद चल रहा था उस पद के ये लास्ट व्यक्ति थे। अब आप कहेंगे कि ये अंतिम था तो क्या इसके बाद अंग्रेज लोग चले गए भारत से? तो बिल्कुल नहीं गए। अब क्या हुआ कि अब इसी पद को कोई दूसरा नाम दिया, मतलब शासन व्यवस्था वही है, बस ये लोग पद चेंज कर करके, नाम चेंज कर करके शासन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि पूरा सारा सिस्टम वही है, आपको लूटने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, बस नाम बदल जा रहे हैं। पहले जो लूट रहे थे अब वो दूसरे नाम से लूटेंगे, पहले चोर कहलाएंगे अब गुंडे कहलाएंगे, फिर कुछ और कहलाएंगे। तो बस नाम बदल के लूटने की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलती रही थी। तो आपको याद रखना है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो वो होगा विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो भैया याद रखना है कि बंगाल की, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा वो होगा विलियम बेंटिक। अब यहां से नया पद शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आइए विलियम बेंटिक से दो चार क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आपसे पूछा जाएगा विलियम बेंटिक के बारे में कि सती प्रथा का अंत किसके समय हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था किसके समय, तो विलियम बेंटिक के समय। अगर आपसे डेट पूछ ले तो आप डेट याद रखेंगे 1829 में, आप डेट याद रखेंगे 1829 में। ठीक है, अगर आपको यह भी याद रखना हो कि किसके सहयोग से, तो एक भारतीय थे, बहुत ज्यादा उनका नाम फेमस है, राजा राम मोहन राय। तो आपको राजा राम मोहन राय के बारे में याद रखना है कि सती प्रथा जो है ये भारत में समाप्त किया गया किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक, चलिए, तो अगर यहां से सती प्रथा से क्वेश्चन बनेगा तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला एक प्रथा चल रहा था, ठगी प्रथा। ठीक है, तो ये जो ठगी प्रथा था, इस ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया गया विलियम बेंटिक के द्वारा। इस प्रथा को कब बंद कर दिया गया, तो इसको बंद किया गया था, डेट याद रखेंगे 1830 में, 29 में इसको बंद कर दिया गया और 1830 में ये ठगी प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब आइए, ये अगला इसका काम क्या था कि इसने क्या किया, इसने कहा कि अब जो भी भारत में शिक्षा हासिल करेंगे, ठीक है, और उन शिक्षा में जिसका भी शिक्षा हायर एजुकेशन की तरफ, मतलब थोड़ा सा हाई होगा, मान लीजिए कि 12th के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन की तरफ जो भी व्यक्ति जाएंगे वहां, तो उनके पास मात्र एक ही विकल्प होगा
माध्यम का, वो क्या होगा तो इंग्लिश होगा। उनको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही आगे सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे, दूसरा कोई मतलब वहाँ पर आपका लैंग्वेज काम नहीं आएगा। अगर आप चाहेंगे भैया कि हिंदी में ग्रेजुएशन कर ले, हिंदी में मास्टर कर ले तो नहीं हो सकता, अगर आप चाहेंगे संस्कृत में मास्टर कर ले तो नहीं हो सकता है। उसके लिए मात्र एक ऑप्शन था, कौन सा, तो ऑप्शन था इंग्लिश का। ठीक है, चलिए, तो ये लोग मतलब अपनी संस्कृति थोपने का ये एक जरिया है, अपनी संस्कृति थोपने का एक जरिया है ये। ठीक है, चलिए, उसके बाद इनसे आपको एक याद रखना है कोल विद्रोह के बारे में। ठीक है, जब विलियम बेंटिक था तो इसके समय एक कोल विद्रोह हुआ था, और कोल विद्रोह कब हुआ था तो इसका डेट भी आप याद रख सकते हैं, 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में। उसके बाद आइए अगला पॉइंट आपको यहां से विलियम बेंटिक से देखने को मिलेगा कि इसने क्या किया था कि कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई थी। तो अगर आपसे पूछे कि कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई, तो याद रखना है कि वो किसके द्वारा कराया गया, विलियम बेंटिक के द्वारा। कब कराया गया तो इसका भी डेट आप याद रख लीजिएगा, 1835 में। ठीक है, 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्लियर, चलिए आगे आइए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले भारत के गवर्नर जनरल किसको, तो मेटकाफ को। देखिए, मेटकाफ के बारे में आपको याद रखना है कि इसको जो है वो प्रेस का मुक्तिदाता बताया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसने अपने समय में प्रेस को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो दी थी। ठीक है, जो बोलने की आज़ादी होती है प्रेस को, वो सारी चीज़ें इसने, ठीक है, प्रेसों को मुहैया कराया था, इसलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता था, तो बस मेटकाफ को। बाकी इसका कोई विशेष कार्य नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ही छोटा सा 1 साल का इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, आगे आइए। इसके बाद एक आपको मिलेगा भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड। ऑकलैंड के बारे में याद रखेंगे कि इसने जीटी रोड की मरम्मत कराया था। ठीक है, जीटी रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कलकत्ता से लेकर पेशावर तक जाती थी। ठीक है, इस जीटी रोड का मरम्मत यहां पर किसने कराया, ऑकलैंड ने। कहां से कहां तक कराया था, तो ये कराया था कलकत्ता से दिल्ली तक। तो कलकत्ता से दिल्ली तक के इस समय तक का यहां इसके बीच की जो जीटी रोड था, इसका मरम्मत कराया था किसने, तो ऑकलैंड ने कराया था। तो ऑकलैंड के बारे में एक पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। एक पॉइंट आप याद रख लीजिएगा किसके बारे में, तो एलनबरो के बारे में। ठीक है, एलनबरो जो था इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दास प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो याद रखेंगे ये किया गया था 1843 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था एलनबरो के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आएंगे, यहां एक महत्वपूर्ण आपको यहां दिखाई दे रहा होगा भारत का गवर्नर जनरल। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं कि इसने जी भर की बदमाशी की थी, जितनी इच्छा हुई थी उतना किया था। चलिए, तो जी भर की ये अपने बदमाशी किया हुआ था, जिस कारण से इसके मतलब कुछ कृतियों को हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, कुछ सिद्धांत लाया था, कुछ अपना काम किया था, तो इस कृतियों को हमें याद रखनी होती है। अब आइए हम इसके बारे में बात करेंगे कि डलहौजी जो है, ठीक है, डलहौजी की क्या क्या नीति रही थी। देखिए, सबसे पहले आप डलहौजी का काल याद रखेंगे, टाइम पीरियड याद रखेंगे। तो डलहौजी के बारे में आपको ये याद रखना है कि डलहौजी का जो शासन काल था वो था 1848 से 1856। ये जो समय काल था वो किसका था, तो डलहौजी का था। अब इसके समय में हुआ क्या था भैया, ये 1848 से 56 की बात है, तो हुआ क्या था, तो कुछ चीजें हुई थी जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं, देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया था कि व्यापकता का सिद्धांत लागू किया था। ठीक है, जिसको आप हड़प नीति भी कह सकते हैं। मतलब इसने एक नया नीति लाया था, हड़प नीति। अब हड़प नीति के तहत ये क्या करता था कि जो भी आसपास मतलब जो भी राज्य थे उस समय भारत में, जो भी महत्वपूर्ण राज्य थे भारत में, उन राज्यों को ये अपने साम्राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेता था। ठीक है, चलिए अब आइए, आपको यहाँ हड़प नीति के तहत, ठीक है, कुछ राज्यों को मिलाया गया, उसको हम लोग नीचे देखेंगे। फिलहाल ऊपर आइए, इसने मतलब इसको डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो रेल चली थी, ठीक है, भारत में जो रेल चली थी 1853 में। ठीक है, 1853 में जो रेल चला था, कहां से कहां तक चला था, तो याद रखेंगे कि बंबई से थाने। ठीक है, बंबई से थाने जो है ये फर्स्ट टाइम रेल चला था। ठीक है, और ये जो रेल चला था ये 1853 में चला था, किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में। इस कारण से डलहौजी को रेलवे का जनक भी माना जाता है। ठीक है, 1854 में इसने एक नया सिस्टम लाया था वुड डिस्पैच का। ठीक है, मतलब कि यहां पर इसने मतलब व्यापार करने के लिए कुछ चीजें जो क्राइटेरिया थी वो खोल दिया, ब्रिटिशों को अनुमति दे दी, भारतीयों को अनुमति दे दिया। तो ये कुछ चीजें आपको
डलहौजी के समय देखने को मिलेगा 1854 में। पहली बार इसने क्या किया था कि डाक टिकट लगाया था। मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज अगर भेजनी है, चिट्ठी वगैरह भेजनी है, कुछ भी भेजना हो तो उसके लिए टिकट अनिवार्य हो गया। जैसे आज आज अगर आप कहीं पे कोई चिट्ठी लिखते होंगे, कुछ भी स्पीड पोस्ट करते या कुछ भी करते होंगे, लेटर भेजते होंगे, तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक डाक टिकट लेके उस पर चिपकानी पड़ती है, तब जाके आपका चिट्ठी पोस्ट होगा। तो ये काम जो है ना यही शुरू किया था कौन? डलहौजी। 1854 में ही इसी ने क्या किया था कि डाक टिकट की शुरुआत की थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डाक टिकट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है किसके द्वारा किया गया, तो डलहौजी के द्वारा। कब किया गया? तो 1854 में किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ठीक है, इसने क्या किया कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। अब ये जो शिमला है, ठीक है, शिमला के बारे में हम लोग बात करेंगे कि शिमला जो है, देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको मैप के तहत समझा रहे हैं कि शिमला को ग्रीष्मकाल की राजधानी क्यों बनाया जा रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। यह है अपना प्यारा सा भारत, ये है अपना प्यारा सा भारत। देखिए ये जो अपना प्यारा सा भारत है, इस भारत में इन लोगों ने जो राजधानी पहले बनाई थी, ठीक, वो किसको बनाया था कोलकाता को। आपको देखने को मिलेगा, ये है यहाँ पर कोलकाता मान लीजिए। ठीक है, अभी जो कोलकाता है यहाँ पर इसने बनाई थी राजधानी। भारत के बीचों बीच से आपको पता होगा कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से यहां से आपको क्या गुजरेगी, तो कर्क रेखा गुजरेगा। अब भैया कर्क रेखा का कंसेप्ट यह है कि कर्क रेखा तक सूर्य का रोशनी जाता है, मतलब सूर्य जब ट्रेवल करता है तो कर्क रेखा पर पहुंचेगा वो। ठीक है, नीचे आपको विषुवत रेखा मिलेगा, उसके नीचे मकर रेखा मिलेगा। तो इसी के बीच में सूर्य जो है वो लगातार घूमते रहता है 3-3 महीने के अंतराल पे। तो यहां पर क्या होता है कि कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का ये मतलब है कि वहां मिनिमम जो टेम्परेचर रहता है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में ठीक ठाक गर्मी पड़ती है। अब यहाँ पर अंग्रेजों को दिक्कत हो रहा था इधर रहने में, क्योंकि अंग्रेज लोग, ये लोग जो आया था ब्रिटेन से, ठीक है, तो ये यूरोप से आया था। और यूरोप का ये कंसेप्ट है कि वहाँ हमेशा जो है ना वो ठंडा ही पड़ता रहता है। तो इन लोगों को दिक्कत होता था इस गर्मी में सर्वाइव करने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि राजधानी यहां से उठाकर कहां किया, तो ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो शिमला जगह है, इस शिमला जगह को इसने अपनी क्या की, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, तो राजधानी क्यों बनाया गया था वो चीज आपको यहां क्लियर हो गया होगा। किसने बनाया था शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी की राजधानी, तो बनाया था डलहौजी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आइए। अब ये कुछ चीजें, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हड़प नीति लाया, ठीक है, डलहौजी ये जो हड़प नीति लाया, इस हड़प नीति के तहत किन किन राज्यों को ये मिला लिया था अपने आप में, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए किसको किसको मिला लिया था। तो इसने सबसे पहले मिलाया किसको, सतारा को। ठीक है, दूसरा किसको मिलाया, तो जैतपुर को मिलाया। तीसरा किसको मिलाया, उदयपुर को मिलाया। चौथा किसको मिलाया, झांसी को मिलाया। पांचवा किसको मिलाया, अवध को मिलाया। इसके बीच में एक आध दो और क्षेत्र थे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये चीज है जो है वो बार बार क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन कई बार आप देखेंगे कि आपसे ना क्रम में सजाने के लिए दे देगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या किसी मतलब बढ़िया अच्छे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां आपको इसको क्रम में सजाने को मिल जाएगा। या फिर आपसे ये पूछेगा कि हड़प नीति के तहत पहली बार किसको जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया था। तो हड़प नीति के तहत जो मिलाया गया था पहला किसको, सतारा को 1848 में। 1848 में सतारा को मिला लिया गया था। ठीक है, देखिए ये हड़प नीति था क्या एक्चुअल में। देखिए जैसे मान लीजिए कि भारत के कोई शासक, ठीक है, अगर उस शासक के पास अपने संतान नहीं है, अगर उस शासक के पास अपने संतान नहीं है, तो वो किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है या फिर किसी को भी नया राजा नहीं बना सकता है। मतलब कि जिस भी राजा के पास अपना संतान नहीं होगा, उसको जो है वो आगे अपनी शासन चलाने का अधिकार नहीं है। अब उस पर सीधे और सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकार कर लेगी। ठीक है, तो यह एक हड़पने का नीति था। ठीक है, इसलिए इसको हड़प नीति कहा गया। ठीक, तो सबसे पहले इसने सतारा को हड़पा, जैतपुर संभलपुर को हड़पा, उदयपुर को हड़पा, फिर झांसी को हड़पा। और झांसी के बारे में आपको पता होगा कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनके जो पति थे गंगाधर राव जी, ठीक है, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। उस समय जो है ये लक्ष्मीबाई के पास कोई संतान नहीं था। तो बात यहाँ ये था कि ये लोग अपना अगला उत्तराधिकारी किसको बनाता,
इसको लेकर यहाँ पर एक बच्चा था जिसका नाम था दामोदर राव, तो दामोदर राव को यहाँ पर गोद ले लिया गया था लक्ष्मीबाई के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने ये इस नीति के तहत बताया कि गोद लिए हुए बच्चे को शासक नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी कारण से 1853 में झांसी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया, ठीक है, और अवध को 1856 में मिला लिया गया, ठीक है। तो झांसी के समय आपको याद रखना है कि इस समय रानी लक्ष्मीबाई थी, और अवध को जब मिलाया गया था तो अवध के अंतिम नवाब के रूप में वाजिद अली शाह को जाना जाता है, ठीक है। तो ये डलहौजी से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे, जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे, वो हमने आगे बात कर लिए। आइए अगले स्लाइड पे हम लोग इसके आगे की चीजों की बात करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, तो हमने बात किया था यहाँ पर गवर्नर जनरल के बारे में। अब देखिए आपको यहाँ से जो मिलेगा, जो भी मिलेगा वायसराय मिलेगा। देखिए आपको हमने पहले ही बता दिया कि 1858 में जो अधिनियम आता है, उस अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि यहाँ से वायसराय का जो पद है, मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल का पद है, उस पद को बदल के वायसराय कर दिया गया। तो अब जो है यहाँ पर पहला वायसराय जो बना वो कौन बना, तो कैनिंग बना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो भैया याद रखना है आपको कौन, कैनिंग, ठीक है। ये भारत का प्रथम वायसराय है, ठीक है, वायसराय। अब आगे आइए, इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे यहाँ फैक्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। हालांकि उस समय वायसराय नहीं था, ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। तो अगर पूछे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है कौन था वो, तो कैनिंग था, ठीक है। 1857 की क्रांति पे एक स्पेशल वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड ही सारी बातें की जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्ट अगर बने यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको कैनिंग याद रख लेना है, ठीक है। अब आइए, इसके समय में विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, इसकी अनुमति मिल गई थी, ठीक है। मतलब कि विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। हालांकि ये सिस्टम हमारे समाज में बहुत पहले से चल रहा था, ठीक है। कई सारे शासक आए थे, कई सारे लोग आए थे जो पहले से इस चीज़ को, ठीक है, खोल के रखा था। तो कभी चला, कभी बंद हुआ, कभी चला, कभी बंद हुआ। तो जब बंद था तो इसने फिर से विधवा पुनर्विवाह जो है इस व्यवस्था को शुरू किया था। तो अगर पूछे कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है ये किसने लाया था, तो ये लाया था कैनिंग, ठीक है। चलिए इसके समय में क्या हुआ था कि इसने, ठीक है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन 3 जगहों पर इसने हाई कोर्ट की स्थापना कराई थी। और पहली बार भारत में हाई कोर्ट यहीं स्थापित हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में हाई कोर्ट जो स्थापित किए गए थे, किसके देखरेख में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखने हैं कि वो कैनिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए इसने क्या किया था कि वो जो आप पढ़े थे अभी पिछले, मतलब गवर्नर जनरल में हमने बताया था डलहौजी के बारे में। तो डलहौजी जो हड़प नीति लाया था, उस हड़प नीति को समाप्त करता है यहाँ कौन, तो कैनिंग। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर हड़प नीति को किसने समाप्त किया, तो कैनिंग किया। लाया किसने, तो डलहौजी लाया। तो हड़प नीति को समाप्त करने के लिए ये जाना जाता है कैनिंग, ठीक है। तो कैनिंग से 4-5 पॉइंट आपको बनेंगे, आसानी से याद रख लीजिएगा। चलिए लिटन की बात करें, ठीक है, लिटन। तो ये जो लिटन है, ठीक, आप उधर देखे होंगे, एक आपको बताए थे, ठीक है, किसके बारे में, मेटकॉफ के बारे में। उसको जो है प्रेस का मुक्तिदाता बताया गया, ठीक है। और ये जो है आया तो फिर से जो है प्रेस पे कुछ प्रतिबंध लगा देगा, ठीक है। जैसे इसने एक 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। और इस प्रेस एक्ट के तहत इसने क्या किया था कि मान लीजिए कि हम अगर, मान लीजिए कि ये पत्रकार है, हम अगर कुछ छापना है हमको अपने अखबार में, तो पहले हमें जाकर ब्रिटिश सरकार से दिखाना होगा कि भैया हमने ये लिखा है, छाप दे। अगर वो परमिशन दे तो छापिए, अगर वो रिजेक्ट कर दे तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एक निरंकुश शासन व्यवस्था जो है, निरंकुश जो है वो लगा दिया गया किस पे, तो वो प्रेसों पे, ठीक है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता जो थी अब यहाँ पर खत्म कर दी गई थी। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लाया था, तो याद रखना है कौन लाया था, लिटन लाया था, ठीक है। चलिए उसके बाद इसने क्या किया था कि देखिए यहीं से जो है ना लाइसेंस रखने की प्रथा शुरू हुई थी, ठीक है। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी को अगर व्यापार करना हो, बिजनेस वगैरह करना हो, दुकान खोलने हो, तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर कोई आपको हथियार रखने हो, अस्त्र शस्त्र रखने हो, तो इसके लिए आपको लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे। बिना लाइसेंस के आप कोई हथियार नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसी ने इस चीज को अनिवार्य किया था कि अगर किसी को व्यापार करने हो तो पहले व्यापार के लिए आप लाइसेंस बनवाइए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई हथियार रखने हो तो आप लाइसेंस बनवाइए। जाहिर सी बात है कि अगर कोई हथियार रखेगा तो इससे पूछने आएगा, लाइसेंस लेने के लिए आप पूछने जाएंगे ना भारत सरकार से, उसी से मांगेंगे ना।
तो यहाँ पर मांगने जाएगा और इसको मालूम है कि कौन यहाँ पर ये क्रांतिकारी गतिविधि कर रहा है, कौन शांत रह रहा है, कौन अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा है, कौन उनका विरोध कर रहा है, ये चीज़ तो इन लोगों को मालूम था। तो जैसे ही कोई क्रांतिकारी व्यक्ति लाइसेंस के लिए जाएगा उसको रद्द कर देगा। तो भारत के आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ पर ये इसने लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपको लिटन से याद रख लेने हैं। ठीक है, अब आइए डफरिन की बात करेंगे। तो डफरिन, ठीक है, डफरिन के समय में क्या हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना हुआ तो यहां से एक भारत को जो है ना एक होने की एक मतलब संगठन मिला, जिस एक मंच पे पूरे के पूरे भारत संगठित हो सकता है और एक साथ होकर आंदोलन चलाया जा सकता है आगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो कांग्रेस की स्थापना आई है, ठीक है, डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक, कांग्रेस की जो स्थापना है, ठीक है, ये किसके दिमाग की उपज है, तो याद रखना है कि ये जो है, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के दिमाग की उपज है। ठीक है, एक व्यक्ति था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, सिविल सर्विस का अधिकारी था, उसने कांग्रेस की स्थापना पे जोर दिया था और उसी ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, किसके शासनकाल में, तो डफरिन के शासनकाल में। ठीक है, चलिए, तो आप याद रख सकते हैं डफरिन को, देख सकते हैं इसके नाम में ही डफर आ रहा है, तो याद रख लीजिएगा डफर व्यक्ति ने पूरे भारत को एक मंच पे संगठित करने का काम किया। ठीक, चलिए आगे आइए। इसके बाद कर्जन से 2-3 पॉइंट आपको याद रखने। क्या याद रखना है, तो कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग का कहने का यह मतलब है कि जैसे पुराने चीजों की खुदाई वगैरह करके उसके बारे में जांच पड़ताल करना। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में खुदाई के दौरान, ठीक है, बहुत पुरानी कोई मूर्ति मिल गई हो या फिर बहुत पुराने कोई घर मिल गया हो, तो उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है, ये पुरातत्व विभाग बनाया गया। ठीक, तो पुरातत्व विभाग जो बनाया गया किसके समय में, तो कर्जन के समय में। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ किसके समय में, कर्जन के समय में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको स्पेशल जो है वो डेट के बारे में जब हम लोग महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताए थे कि ये बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ठीक, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आइए। ठीक है, एक आपको यहां से रिपन को याद रख लीजिएगा। ठीक है, रिपन जो है, ठीक है, इसने जो क्या किया था कि 1881 से, ठीक है, नियमित जनगणना कराया था। ठीक है, देखिए पहली बार अगर आपसे पूछे कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो पहली बार जो जनगणना हुआ था वो पहली बार जनगणना कब हुआ, तो वो हुआ था 1871 में। ठीक है, 1872 में। ठीक, लेकिन दिक्कत यह है कि जो जनगणना हुआ था, ठीक है, ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। ठीक है, ये हुआ किसके समय था, मियो के समय में। ठीक है, उस समय भारत का वायसराय मेयो था। इस मेयो के समय में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन ये जनगणना पूर्ण नहीं हुई थी। ठीक है, हुआ ये था ना कि जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग से जनगणना करने जा रहा था, लोग गांव गांव घूम के नाम लिख रहा था, सब कुछ डाटा इकट्ठा कर रहा था, तो लोग जो है ना अपनी डाटा दे ही नहीं रहे थे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे अगर आके पूछा गया, ठीक है, जनगणना में सारे व्यक्ति का पूछा जाएगा, सारा एक लिस्ट बनाया जाएगा, तो लोग उससे पूछे जाते थे तो लोग उसका सही जानकारी ही नहीं देता था। ठीक है, जो मन में आया वो बोल देता था। ठीक है, तो इस कारण से ये जो है ये जनगणना सफल नहीं हो पाया था। तब यहाँ पर रिपन, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, माफ कीजिएगा लॉर्ड नहीं बोलनी है, ठीक, रिपन के समय में यहाँ से 1881 में फिर से ना एक बार पूर्ण रूप से मतलब नियमित रूप से जनगणना हुआ और इस जनगणना में हर एक चीज को सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तो ये इस जनगणना में, ठीक है, रिपन के समय में जो जनगणना हुआ था 1881 में, इसको नियमित जनगणना और पूर्ण जनगणना कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। 1881 में कारखाना एक्ट लाया गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कारखाना एक्ट किसके समय में लाया गया था, तो कारखाना एक्ट जो है वो रिपन के समय में लाया गया था। अगर आपसे पूछे कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है जिसको यहाँ पे शुरू किया था किसने, तो लिटन ने, इसको समाप्त किसने किया था, तो इसको समाप्त किया था रिपन ने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था, तो वो रिपन ने समाप्त किया था। ठीक है, अब आगे आइए, आगे आपको यहाँ पर चेम्सफोर्ड के बारे में दिखाई देगा। चेम्सफोर्ड एक्ट के बारे में याद रखना है कि इसका जो शासनकाल था, ठीक है, इसका शासनकाल 1916 से लेकर 20 तक। ठीक है, 1916 से 20 तक चेम्सफोर्ड का शासनकाल था। और इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तो देखिए सबसे पहले इसके शासनकाल में हम कह सकते हैं, ठीक है, ये होम रूल आंदोलन, इसके शासनकाल में 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। होम रूल आंदोलन के बारे में आपको याद रखना है कि होम रूल आंदोलन के दो नेता थे, एक नेता थी एनी बेसेंट और दूसरा नेता बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एनी बेसेंट और दूसरा नेता बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पहली बार जो शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, दूसरी जो शुरू किया गया वो शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, तो ये चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में, पता होगा आपको, ठीक है, नील की खेती के लिए हुआ था यहाँ पर ये समस्या, तो इसके लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो लाया गया, ठीक, 1919 में रॉलेट एक्ट आया, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसी के समय में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इस समय ये वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था, ठीक है। तो ये जब भी कभी बात है चेम्सफोर्ड से, आप याद रख सकते हैं कि उसके समय में ये 4-5 घटनाएं हुई थी। इसके समय आप ये भी याद रख सकते हैं कि इसके समय खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, खिलाफत आंदोलन भी हुआ था इसके समय पे, चेम्सफोर्ड के समय पे। इसी के समय पे असहयोग आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन से याद रखेंगे कि बार बार पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को कहां पारित किया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो याद रखना है कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया और 1920 से ये चीजें शुरू हो गई थी, ठीक है। कांग्रेस की यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन था, गांधी जी की नीति, ये नीतियां शुरू हो गई थी, ठीक है। अब आइए, अब इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, रीडिंग की, ठीक है। 21 से लेकर 26 तक इसका शासनकाल था। इसके बारे में एक चीज आप याद रख लीजिएगा, किसी के शासनकाल में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये, ठीक। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके रीडिंग के समय में ही हुआ था कि वो पूर्ण स्वराज जो, ठीक है, पूर्ण स्वराज नहीं, बिहार में जो एक पार्टी बनी थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और वो चित्तरंजन दास। ये जो 2 व्यक्ति थे जिन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई थी, ठीक है, जो कहां से बना था? तो बिहार के गया अधिवेशन हुआ था, उसी से यहां पर ये पार्टी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन नहीं बनी थी। तो आगे चलकर 1923 में ये पार्टी बनाई गई थी। कौन सी पार्टी? तो स्वराज पार्टी। ये भी किसके समय बनी थी? तो रीडिंग के समय ही बना हुआ था, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कुल मिला के याद रख लेने हैं रीडिंग से, ठीक। इसी के समय में काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान जो हुआ था वो भी रीडिंग के समय में ही हुआ था, ठीक। तो ये रीडिंग से आपको कुछ हो गया, रिपन से कुछ हो गया, चेम्सफोर्ड से हमने देख लिया। इसके बाद 2-3 और वायसराय बचते हैं, ठीक है। तो ये एक और वीडियो आपको आएगा और उस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको वायसराय खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।